चलो बेटा, कार्बन स्टाम आकर के डालेंगे इंट्रोडक्शन, स्टाम आकर के डालेंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में लिखेंगे बच्चों पॉइंट क्रमांक बड़ा 1। अब पहले लिखने के पहले इंग्लिश सुन लीजिए मेरी। लिखा है बेटा, पहले सुन लो। द एंशिएंट केमिस्ट क्लासिफाइड द वेरियस chemical compounds in two categories, that is organic compounds which were obtained from plants and animals, ब्रैकेट में लिखा हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। बस सर समझ में कुछ नहीं आया, बहुत तेज इंग्लिश है बेटा, पहले इंग्लिश लिख लो, लिखने के बाद इसको अच्छे से व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। पहले इंग्लिश लिख लो, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। But when Wohler prepared urea, an organic compound in lab, by heating a mixture of ammonium chloride and potassium cyanate, पोटाशियम साइनेट यानी कि KCNO और अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl आपस में हीट किए जाते हैं तो रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट करके बनता है NH2CONH2 जो कि यूरिया कहलाता है, और साथ में बनता है KCl। इसे लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। अब हम इसको हिंदी में समझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने इंग्लिश में पॉइंट नंबर 1 पूरा लिख लिया। लिखें तो हाँ बोले बच्चों। अब मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। आप सब ने कभी ना कभी या कहीं ना कहीं आपने पीरियोडिक टेबल देखी ही होगी। आप में से कोई बच्चा जिसने पीरियोडिक टेबल नहीं देखी है, कोई है ऐसा बच्चा कि सबने देखी है? हेलो, अरे एक झलक तो देखी होगी ना। हेलो, यस सर। अच्छा यस सर। बेटा, जो पीरियोडिक टेबल है, अगर आपको मालूम हो, नहीं मालूम तो मैं इतनी बात कर देता हूं बेटा। पीरियोडिक टेबल में ना, ये हमारा चैप्टर भी, हालांकि 5वां चैप्टर, जो पहला पीरियड होता है, मतलब जो पहला रो होती है आपके भाषा में, वो उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। जो दूसरी रो होती है उसमें 8 होते हैं, तीसरी रो में भी 8 होते हैं, चौथी रो में 18 होते हैं, 5वीं रो में 18 होते हैं, 6th रो में 32 एलिमेंट्स होते हैं, और 7th रो में 32 एलिमेंट्स होते हैं। कोई बच्चा इनको ऐड करके मुझे बता सकता है क्या टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? सर 118। बेटा ये 118 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। हेलो, हेलो, यस सर। और इनमें ना एक्चुअली ये एक ऐसा, मतलब आपने कभी अगर हिस्ट्री चैनल या ये सब देखा हो, अगर अच्छा 80s एंड 90s में चले जाओगे तो शायद आप पढ़ोगे भी आगे। कभी आपको मौका मिला तो क्वांटम फिजिक्स पढ़ने का। क्वांटम फिजिक्स है हमारी, ये देसी फिजिक्स नहीं, ये तो 11th-12th में, हालांकि इंजीनियरिंग करते हो तो क्लासिकल फिजिक्स ही, मैकेनिक्स ही कहलाती है। तो अगर कभी आपको मौका मिला वो पढ़ने का, तो आपको पता है क्या बोला जाएगा कि एक्चुअली हम जिस चीज़ से बने हैं ना, स्मॉलेस्ट चीज़ एटम, एटम का भी हम स्ट्रक्चर को प्रोबेबिलिटी से जानते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, हमको पूरा नहीं पता। हेलो, हेलो, ये एक्चुअल साइंस है बेटा। जब अभी तो खैर बहुत छोटे हैं अपन, जैसे अपन आगे बढ़ोगे, आपको 11th में तो मैं ही एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, अगर मेरे से केमिस्ट्री पढ़ोगे तो हम उसमें देखेंगे कि एक्चुअली हम एटम को भी जानते हैं प्रिडिक्शंस के साथ, तुक्के के साथ। हाँ, इट इज़ अ मैथमेटिकल तुक्का। सर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी शायद आपने कुछ लोगों ने देखी भी हो, नहीं तो मैं आपको बोल दूं, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को देसी तरीके से समझने का तरीका ये है कि भैया अगर मैंने सिक्का उछाला तो हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर 1/2। और टेल आने की? दोनों की बराबर है, 1/2। हेलो, हेलो, यस सर। वैसे ही बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की भी हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। हेलो, देखेंगे। मतलब मैं आपको ये एक्चुअली इसलिए बता रहा हूं कि हम दुनिया कहां तक पहुंच गई है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं जानते हैं कि हम जिससे बने हैं, पृथ्वी, हर चीज जिससे बनी है, हर चीज, सिंपलेस्ट चीज क्या है? एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या है हमको प्रोबेबिलिटी यानी कि तुक्के से पता है। हम उसमें प्रोबेबिलिटी लगाते हैं और कहते हैं हो सकता है वो वहां होगा, हो सकता है, पक्का नहीं है। हेलो, हेलो, यस सर। अच्छा, इतना तो आपने भी 9th-10th में पढ़ा होगा
कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है कि सारा का सारा मास एक छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और जो न्यूक्लियस का जो एक 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 कंपैरिजन है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर्स के ऑर्डर में होता है। अगर आपको पता हो तो ठीक, नहीं तो बता रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, उनका जो रेडियस होता है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर्स। ये पता है आपको? Yes, sir. नहीं पता तो मैं अच्छा एक 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 देसी तरीके से बताऊं कि अगर इलेक्ट्रॉन को 1 रुपए की जगह मिल रही है रहने के लिए, या 1 रुपए मत समझो, 1 लाख रुपए समझो, पैसे में हमको क्या ज़्यादा समझ में आता है। अगर इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए कितना स्क्वायर फुट का घर मिल रहा है? 1 लाख स्क्वायर फुट का। कितना? 1 lakh. 1 लाख मतलब 10⁵ होता है, देख लो। हेलो, Yes, sir. तो अगर इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए 1 लाख स्क्वायर फुट की जगह मिल रही है, तो प्रोटॉन को रहने के लिए मालूम कितने की जगह मिल रही है? 1 किलोमीटर की, या 1 स्क्वायर फुट की, 1। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए 1 लाख रुपए मिले हैं, तो प्रोटॉन को रहने के लिए कितनी जगह मिली है? केवल 1 रुपए की। समझ रहे हो कितनी छोटी जगह है प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। हेलो हेलो। Yes, sir. और अगर मैं मास की बात करूं तो वो कहानी उल्टी चलती है। किसी को पता है? प्रोटॉन का मास, अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 रुपए है तो प्रोटॉन का मास 1837 रुपए। हेलो हेलो। Yes, sir. मतलब तुम ये समझो सर, अगर कोई तुमसे कहे कि भैया 1 किलो पनीर खा लो, तो फिर भी सोचा जा सकता है, अरे यार चलो 1 किलो। अरे ऐसे छोड़ो, कोई तुमको कह रहा है 1 चॉकलेट खा लो, ठीक है तुम खुश हो, बढ़िया से खा लोगे। कोई तुमको कह रहा है 1837 चॉकलेट खाओ, ये तैसी हो जाएगी, भले तुमको पसंद हो। हेलो हेलो। Yes, sir. तो आप खुद महसूस करो बेटा कि 1 रुपए एक चॉकलेट के लिए 1 लाख गुना ज्यादा जगह, और 1837 टाइम्स उसके भार के लिए जगह कितनी? 1 रुपए की। आपको नहीं लगता इतने छोटे जगह पे इतना सारा मास रहेगा कैसे? हेलो हेलो। Yes, sir. अरे यार इतना बड़ा भारी मास, मास्टर इतनी छोटी जगह में रह ही नहीं सकता। एक्चुअली यहां पे रह सकने की बात कर दी आइंस्टीन ने। आपने शायद ये सुना होगा, आइंस्टीन का एक बड़ा फेमस रिलेशन है, E = mc²। सुना है कभी? सुना है कभी? Yes, sir. ये पता क्या बताता है कि एनर्जी और मास प्रोपोर्शनल है। मतलब मास एनर्जी के रूप में भी जिंदा रह सकता है, और अगर एनर्जी के रूप में जिंदा रहेगा तो उसको जगह से दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो। Yes, sir. मतलब एक्चुअली बोला ये गया आइंस्टीन द्वारा, बाद में ये चीज़ समझाई गई। हम आजकल क्वांटम थ्योरी में इस चीज़ को मानते भी हैं कि जो न्यूक्लियस है उसमें इतना सारा मास के रूप में नहीं रहता। किस रूप में रहता है? एनर्जी के रूप में। किस रूप में रहता है? Energy. एनर्जी के रूप में। शायद आपने अगर हिस्ट्री चैनल कभी देखा हो तो वहां पे भी बिग बैंग थ्योरी का थी, एक एनर्जी का केंद्र था जो फटा और सब बन गया था ना। हेलो हेलो। वो एनर्जी, आपके पास अच्छा, हम ये जो सृष्टि बनी, ये सृष्टि बनने के पीछे जो थ्योरी कहलाती है वो कहलाती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी पता है क्या कहती है? कि एक एनर्जी का केंद्र था, वो इतनी ज्यादा एनर्जी भरती गई कि वो फटा तो हम सब बन गए। सब मतलब पूरा ब्रह्मांड। हेलो हेलो। Yes, sir. बने किससे? एक एनर्जी के केंद्र से। जो भी बने हैं उसका भी आज की तारीख में एटॉमिक लेवल पे हम हैं कैसे? वही एनर्जी का केंद्र आज भी है। हम सब एटम से ही बने हैं ना भाई। आग लगाओ, हम पे भी 4-6 लकड़ी, एक 4-6 10 15 20, हालांकि कुछ टन में लकड़ी लगेगी। हमको भी आग लगाओ तो हम भी वही मिट्टी है ना। हेलो हेलो। Yes, sir. तो बने तो एटम से ही है ना हम भी। ये तो पक्की बात है ना। हमको और वो भाई, आप ही का छोटा भाई अभी छोटा होगा, वो यहीं धरती का सेब खाता है, यहीं धरती से निकला केला खाता है, यहीं धरती से निकला रोटी खाता है, दाल खाता है, सब्जी खाता है, और बड़ा हो जाता है। हेलो। तो व्हाट वी आर इज बस ये अमलगमेशन ऑफ ऑल द फूड वी ईट। हेलो
अरे बोलो, वही ना हो। बस एक तो मशीन फिट है तुम्हारे पेट के अंदर, एक मशीन फिट है तुम्हारे पेट के अंदर कि उस केला, रोटी, चावल, दाल को वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रही है, जिसको आप अपना डाइजेशन सिस्टम कहते हैं, जो कि एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स बनाती है, एक्सट्रैक्ट करती है। लो, और जो खराबी होती है वो खराबी तो नहीं रखते ना अपने अंदर, निकाल देते हो ना, मैकेनिज्म है ना। हेलो, Yes, sir. सुबह उठ के बाथरूम जाते हो ना, न्यूट्रिएंट्स अंदर रख लेते हो, बाकी जा बाहर। हेलो, तो एक्चुअली बेटा ये तो एक मैकेनिज्म है ना, आप हो तो धरती ही। तो अच्छा, मतलब हम भी बने तो एटम से ही हैं। अगर एटम से बने हैं तो हमारा भी आज की समय में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, एक केंद्र है उस बीच में जिसमें बहुत सारी एनर्जी है। हेलो, अच्छा, तो मास्टर ये सब बता क्यों रहे हो, ये पंचायत क्या कर रहे हो? अभी तो जो थ्योरी लिखी है उसमें तो सब कुछ नहीं लिखा है। एक्चुअली बेटा पहली बात तो थोड़ा सा माहौल समझ में आने की ज़रूरत थी। वो माहौल ऐसे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि 118 एलिमेंट्स में सच्चाई ये है कि हम जब केमिस्ट्री में इन एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं बेटा, तो 117 एलिमेंट्स को मैं एक तरफ रखता हूँ और एक एलिमेंट है उसको एक तरफ। मतलब केमिस्ट्री के अगर आप आगे 11-12 में देखना भी, केमिस्ट्री को मैं एक और डिपार्टमेंट है हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री, पर वो अभी दिखा नहीं रहा मैं आपको, वो 11 से ही आपको काम में आएगी। केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट 3 होते हैं जो कि आपको 11 में पढ़ना भी है। फिजिकल केमिस्ट्री अभी मैं आपको नहीं बोल रहा है ना, फिजिक्स जो दिखती है वो अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। 118 एलिमेंट्स की स्टडी हमारे सिलेबस में है, अभी नहीं 11वीं-12वीं में, लेकिन 118 एलिमेंट्स में 117 एलिमेंट्स की पढ़ाई हम एक डिपार्टमेंट में करते हैं। वो डिपार्टमेंट क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और केवल एक एलिमेंट है जो अलग डिपार्टमेंट में पढ़ा जाता है, वो क्या कहलाता है? Organic chemistry. अब यार एक बात बताओ, 118 लोगों में से एक आदमी की पढ़ाई के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, मतलब सच्चाई ये है कि 118 में ये जो एक एलिमेंट है ना, इसके जितने कंपाउंड्स बनते हैं ना, उसके उतने इन 117 के मिल के बनते हैं। तो यार ये तो बहुत एकदम रजनीकांत टाइप का एलिमेंट होगा ना। हेलो, होगा ना? अरे बोलो। Yes, sir. और ये जो रजनीकांत टाइप का एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम है Carbon. कार्बन। हम भी किससे बने हैं? ये रजनीकांत से। हाँ, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पर मेजर यही है। हेलो हेलो, Yes, sir. तो केवल कार्बन के जितने कंपाउंड्स हैं उतने कंपाउंड मिला के बाकी के 117 के, मतलब मास्टर ये तो एकदम स्वैग में रहता होगा, है ना। आज के टाइम का सलमान खान मैंने बहुत बेवकूफ़ है हालांकि, पर खैर रजनीकांत ज़्यादा अच्छा, ठीक, ओके। तो कार्बन की स्टडीज़ इज डन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतनी बात अपन इंग्लिश में लिखी हुई है। अब क्योंकि बेटा हम क्या एटम को जानते हैं? नहीं, तो हम कार्बन के बने कंपाउंड्स को, पहले ये डेफिनेशन नहीं बोलती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। प्राचीन काल में, मतलब जब साइंस की शुरुआत ही हो रही थी, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति नहीं पूरी कम्युनिटी थी, वो पूरी कम्युनिटी कहती थी कि जो जो चीज़ें ईश्वर ने खुद बनाई हुई हैं वो कहलाएंगी ऑर्गेनिक, और जो मैन मेड हैं वो कहलाएंगी, अरे हमको सेब, फल, सृष्टि ये सब नेचर से बना, तो बोला गया कोई मिस्टीरियस फोर्स है जिससे ये सब बन रहा है। हेलो, अरे वही ईश्वर वाली बातें हैं। हेलो हेलो, Yes. Yes, sir. तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ना, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं थी। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज माइथोलॉजी। क्या कि सृष्टि का निर्माण, हालांकि गलत नहीं है वो, लेकिन हाँ वो साइंस के बाहर की बात है। सच्चाई भले वही है पर साइंस के बाहर की बात है, साइंस को समझ में नहीं आता। तो हालांकि मैं अभी काउंटर नहीं करूं क्योंकि साइंस जहाँ से बनी है खुद को नहीं जानती तो अब दूसरों का जानेगी, तो खैर वो तो अलग बात हो गई। तो एक थ्योरी थी जो कि एकदम एंशिएंट टाइम्स में बनाई गई कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कहलाएंगे जिसे कि जिसका निर्माण, फिर से
तो पॉइंट अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि पहले एंशियंट टाइम्स में मतलब प्रीवियसली इट वाज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था कि हर वो कंपाउंड जो नेचर ने बनाए हैं वो कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो हम बनाते हैं ह्यूमंस के द्वारा या सिविलाइजेशन के द्वारा जो कंपाउंड्स सिंथेटिकली बनाए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेलो। और बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माता कौन होगा? सृष्टि। सृष्टि को हिंदी में बोला गया है मिस्टीरियस फोर्स। हेलो। और दिस थ्योरी इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। हेलो, बोलना पड़ेगा हाँ बेटा। हेलो। Yes, sir. अच्छा, लेकिन हर चीज का जैसे एक अंत होता है, इस बात का भी अंत हुआ। एक व्यक्ति था बेटा, उस व्यक्ति का नाम था वोहलर। क्या नाम था? वोहलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस एंशिएंट टाइम में सब लोगों के मुंह बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्चुअली नेचर में मौजूद था, जिससे एक्चुअली खेती होती थी, खाना उगता था, शायद आपको पता भी, आज की तारीख में भी उसका इस्तेमाल होता है इस चीज़ में, वो है यूरिया। जो कि पहले के लोग मानते थे कि वो खाद केवल नेचर भाई पाई भी जा रही थी। भाई पहले के ज़माने में जब खेती होती थी, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी था कि कोई फर्टिलाइज़र कोई केमिकल डाले जाते थे। बस बोया, खेती किसानी की, हल चलाया, पानी डाला, उग गया। हेलो। हेलो। Yes, sir. क्यों? क्योंकि वो ज़मीन में खुद ही यूरिया मौजूद था। तो बोला गया भैया ये जो ज़मीन की मिट्टी है ये तो ईश्वर ने दी, हम थोड़ी बना पाएंगे। और वही वो कंपाउंड यूरिया, ऐसे ही सब और कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। वन ऑफ द फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ दैट टाइम आज भी है यूरिया। ये खाद की तरह आज भी इस्तेमाल होता है। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, पहले मैं आपको वो दिखा दूं। फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। क्या फॉर्मूला होता है? NH2CO NH2. अब आप लोग पूछोगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा इसको? आप इकट्ठा लिख देते सर, N2H4CO, ऐसे क्यों नहीं लिखा? हेलो, मन होगा, शायद कोई सोच रहा होगा। ये मैं आपको समझाना चाहूँगा अभी ही। बेटा शायद आप ये बात 9 से जानते हैं, एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बन के क्यों रहता है? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए। हेलो, बोलना पड़ेगा सबको हाँ। Yes, sir. अच्छा, स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा? या तो ट्रांसफर करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, या तो शेयरिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। हेलो। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? शायद आपको 9 से पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5 होता है, ये पता है कि नहीं पता? Yes, sir. पता है. Yes, sir. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2,6। हेलो। Yes, sir. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1। हेलो। Yes, sir. मतलब नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? 3. ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? और हाइड्रोजन को बाजू में हीलियम की तरह होना है, तो उसको 8 नहीं चाहिए, उसको केवल कितने चाहिए? 1 और 2 चाहिए उसको। हेलो। 1. हेलो। Yes, sir. अब यूरिया को मैंने बेटा, अब आप बहुत अच्छे से समझने के योग्य हो गए हो, यूरिया को मैंने क्यों ऐसे इकट्ठा नहीं लिखा? खुद सोचना। नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फिर से याद दिलाओ मुझे। 5. याद है सबको कितने होते हैं? 5. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4. 4. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 6. 6. कितने होते हैं? 6. दिख रहे हैं सबको इलेक्ट्रॉन सुंदर सुंदर साफ साफ? हेलो। Yes, sir. अच्छा, नाइट्रोजन को ऑक्टेट का, अच्छा एक और रह गया अपना एलिमेंट। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 1. 1. दिख रहा है एकदम सुंदर सुंदर फोटो बनाई मैंने। हेलो। Yes, sir. चलो, अब
हाइड्रोजन को डबलेट पूरा करने के कितना बॉन्ड बनाएगा? ये हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया, एक खुद का था, एक के साथ शेयरिंग करती है, एक और एक दो हो गया। हाइड्रोजन खुश है, Yes, sir. ये वाला हाइड्रोजन भी खुश हो गया, Yes, sir. ये भी खुश हो गया, Yes, sir. ये भी खुश हो गया। Yes, sir. अब नाइट्रोजन को आउटर मोशन में कितने थे? 5। कितने बॉन्ड बनाने थे? 3। तो 5 में एक हो गया, 2 हो गया, ये तीसरा हो गया। नाइट्रोजन भी खुश हो गया, लेफ्ट वाला। Yes, sir. राइट वाला नाइट्रोजन भी खुश हो गया। बोलना पड़ेगा ये भैया, यस। Yes, sir. कार्बन के आउटर मोशन में 4 थे, 4 डंडे बनाना चाहेगा, 2 डंडे बना लिया, 2 डंडे ऑक्सीजन साथ बना ले। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अगर भी 2 डंडे बना ले तो ये भी खुश है, ये भी खुश है, सब खुश हो गए। देख लो, चेक कर लो। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात समझे बेटा? बेटा अगर आप गौर करो मेरे भाई, तो मैं ना इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन इसलिए लिखा हूं क्योंकि नाइट्रोजन के साथ पहले तो 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, फिर वो उस नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, कार्बन में भले डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, हम इसको सीधे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो हमारा कॉमन सेंस है। और फिर उसके बाद क्या आ गया? NH2। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया, कार्बन साथ ऑक्सीजन लगा है और उससे नाइट्रोजन जुड़ा। ये हम कैसे समझ पाए? कॉमन सेंस। हेलो भाई, सब खुश है ना? सब Yes, sir. मेरी बात समझ पाए? Yes, sir. मैंने क्यों इसको N2H4CO नहीं लिखा? समझ पाए? हेलो, Yes, sir. मैंने क्यों इस CO को CO लिखा, मैं NH2OCNH2 क्यों नहीं लिखा? ये भी शायद समझ पा रहे हो। सर, नाइट्रोजन के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया तो मैं पहले कार्बन लिखूंगा फिर ऑक्सीजन लिखूंगा। हेलो, Yes, sir. तो ये हो गया एक जानकारी ये कि अच्छा, अब सबसे पहले ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी, अभी धीरे धीरे आवश्यकता पड़ेगी इसकी, पर अब मैं फिर से उस थ्योरी पे आता हूँ जो मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखाया है। अच्छा, फिर प्राचीन काल में माना जाता था, हाँ आवाज़ आ रही सबको मेरी? हेलो, Yes, sir. प्राचीन काल में माना जाता था कि जो भी कंपाउंड्स ईश्वर ने बनाए हैं वो एक मिस्टीरियस फोर्स से बने हैं और उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। एक व्यक्ति था वोहलर, जिसने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिया। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। उसने यूरिया कैसे बनाया? शायद आपने रिएक्शन लिखा हुआ है, वो रिएक्शन मुझे पढ़ के बताएंगे सब बच्चे। प्रवेश, तुम बताओ क्या है रिएक्शन? NH4Cl NH4Cl का रिएक्शन कराया मैंने किससे? KCNO KCNO के साथ। इनको मिल के मैंने क्या कर दिया? हीट। हेलो, yes sir मैंने प्रोडक्ट क्या बनाया? NH2CO, NH2, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बना? KCl सब लोग बच्चे मुझे चेक करके बताओ ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? आओ चेक कर लें सर। नाइट्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ 1 है 2, नाइट्रोजन 1 है 1 है 2, हाइड्रोजन 4 है तो 2 और 2 4, ऑक्सीजन 1 है ऑक्सीजन 1 है, पोटेशियम 1 है पोटेशियम 1 है, Cl 1 है। बैलेंस है कि नहीं है? हेलो। Yes, sir. और बेटा ये वो तरीका था जिससे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन गया यूरिया। इससे धज्जियां उड़ गई इस बात की कि ये जो कंपाउंड्स थे ये मिस्टीरियस फोर्स नहीं बना सकता। ये वोहलर ने पहला कंपाउंड बनाया और इस बात को सिद्ध कर दिया कि ये जो नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स हैं जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे, वो केवल वो नहीं होते जो मिस्टीरियस फोर्स से बनेंगे, वो उनकी डेफिनेशन कुछ और ही है, तुम्हें पता नहीं है। जो ये कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ये तो आज की डेफिनेशन है ना, ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। लेकिन उस जमाने में वोहलर के पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, बनाने के बाद लोगों ने इच्छा जाहिर की कि नहीं नहीं, इन कंपाउंड्स की कोई और डेफिनेशन होगी, और फिर इनमें खोज की गई तो पाया गया इन सब में एक व्यक्ति कॉमन था। वो व्यक्ति कौन था? Carbon. वो व्यक्ति कौन था? कार्बन।
तो अब फिर डेफिनेशन बनी जो हम जानते हैं कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी को हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ज़रूरी नहीं है वो ईश्वर ने बनाया हो, हम उसको खुद भी बना सकते हैं। बनाने फनाने का कोई मिस्टीरियस फोर्स, कोई वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं है, लेकिन उस जमाने तो अपन ने पहले लिख लिया इस बात को। बात समझ में आती है सबको? अब बोलना पड़ेगा। और यही दूसरा पॉइंट जो हम कहानी कर रहे थे वो लिख देंगे, पॉइंट क्रमांक बढ़ा दो, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब बेटा कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड, एंड देयर डेरिवेटिव्स मतलब भाई कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी लग सकता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी लग सकता है, कार्बन के साथ और कोई भी अन्य एलिमेंट लग सकते हैं, तो वो डिराइव्ड फॉर्म ऑफ कार्बन हो जाएगा। हेलो हेलो बोलना पड़ेगा सबको। Yes, sir.